हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। भास्कर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दीपक पाठक आपकी क्लास को शुरू करता हूं, दूसरी क्लास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। तो बच्चों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारा चल रहा है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर हमने ली है एक क्लास। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को जो बताया है उसको एक बार मैं याद दिलाता हूं, फिर हम आज की क्लास की बात करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में नेगोशिएबल का बिल्कुल बेसिक बातें बताई कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हुआ क्यों और ये होता क्या है। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है बेटा? नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट मतलब राइटिंग में कोई चीज ट्रांसफर हो रही है। पुराने जमाने में क्या होता था, आज की डेट में भी वो काम होते हैं, लेकिन शुरुआत तो पुराने जमाने से हुई है, इसलिए पुराने जमाने की बात। पहले क्या होता था, बायर जाता था सेलर के पास, सेलर को बोला भैया सामान दे दे, पैसे 2 महीने बाद दूंगा, मैं तुझसे वादा करता हूं। सेलर बोलता भाई ठीक है, तेरा वादा तो भैया बड़ा अच्छा वादा होता है तेरा तेरा तो बिल्कुल नाम है मार्केट के अंदर, मैं तुझे पैसे दूंगा। लेकिन लिखता है वो बंदा, बायर लिखता है, प्रोमिसरी नोट को लिखता है और उस पर साइन करता है और वो बायर प्रोमिसरी नोट सेलर को देता है। मतलब जिसको पैसे देने हैं वो प्रोमिसरी नोट लिखता है। डेटर बोल सकते हो आप ऐसे। डेटर राइट करता है प्रोमिसरी नोट को, यानी कि बायर ने जिस सेलर से सामान लिया वो प्रोमिसरी नोट लिखेगा और उस पर लिखेगा आई प्रॉमिस टू पे रुपीज, हाउ मच, आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 10,000 और 20,000 आफ्टर 2 मंथ टू यू, और उस पर साइन हो जाते हैं। बात को समझ में आ रही है? तो जिसने प्रोमिसरी नोट बनाया बेटा उसको बोलते हैं मेकर, यानी कि डेटर, यानी कि वो बंदा जिसने सामान लिया है क्रेडिट पे, यानी कि बायर। तो मैंने आपको अलग अलग स्टाइल में बता दिया है, अब आपको समझ में आया होगा। याद रखना, प्रोमिसरी नोट को डेटर बनाता है। तो प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी होती है बेटे, ध्यान से सुनना। प्रोमिसरी नोट के अंदर नंबर ऑफ पार्टी होती है 2। मैं अब अगली क्लास यानी कि आज की क्लास की शुरुआत कर चुका हूं। पिछली क्लास हमने प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 से स्टार्ट की थी, डेफिनेशन बता चुका था, फॉर्मेट बता चुका था प्रोमिसरी नोट का। अब मैं आपको पार्टीज इन द प्रोमिसरी नोट के बारे में बताता हूं। बेटा, प्रोमिसरी नोट के अंदर 2 पार्टी होती है। एक पार्टी वो जो कि प्रोमिसरी नोट को बनाती है, वो बायर या डेटर या वो बंदा जो जिसको पेमेंट, मतलब जिस बंदे से पेमेंट मिलेगी, जो पे करेगा, वही प्रोमिसरी नोट बनाता है। आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 10,000 टू यू आफ्टर 2 मंथ, दिस इज द प्रोमिसरी नोट, विदाउट एनी कंडीशन होना चाहिए यहां पर। तो इसको हम कानून की लैंग्वेज में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं बेटा मेकर। क्या बोला? मेकर। और जिसको पेमेंट मिलेगी वो होता है पेई, PAY। पेई मीन्स अ पर्सन टू whom पेमेंट विल मेड। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटे? तो यहां पर मैं आपको 2 पार्टीज के बारे में बताता हूं। तो बेटे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो पार्टीज है वो 2 पार्टी होती है। ठीक है बेटे? तो ध्यान से सुनेंगे। 2 पार्टीज इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पार्टी नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं बेटा मेकर, पार्टी नंबर 2 जिसको हम बोलेंगे बेटा पेई। बात को समझ में आ रही है? पार्टी नंबर 1 मेकर, पार्टी नंबर 2 होगा बेटा पेई। यानी कि अगर कोई एक पर्सन है, समझ लो सेलर, और दूसरा पर्सन है बेटे बायर। सेलर ने दिया बायर को गुड्स और बायर ने एक प्रॉमिस किया, प्रॉमिस टू पे आफ्टर 2 मंथ। ठीक है जी? तो ऐसी सिचुएशन में मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना, ऐसी सिचुएशन में मेरे दोस्त ऐसी सिचुएशन के अंदर इसने प्रॉमिस किया है, यानी कि जिसने प्रॉमिस किया है वो है बायर, और बायर ने प्रॉमिस किया है, तो प्रोमिसरी नोट को ये बनाएगा और इसको बोलेंगे मेकर, और
पेमेंट इसको मिलेगी सेलर को, यानी कि जिसको पेमेंट मिलती है बेटा उसको बोलते हैं पेई। बात कुछ समझ में आ रही है? तो मैं इस तरीके से लिखता हूं, मेकर के अंदर लिखता हूं द पर्सन हु मेक्स द प्रोमिसरी नोट, हु मेक्स द प्रोमिसरी नोट। क्लियर है बेटे? और मेरे बच्चे याद रखना, इस बंदे की जो लाइबिलिटी होगी ना, हिज लाइबिलिटी इज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। इसकी लाइबिलिटी प्राइमरी और अनकंडीशनल होगी। बात तो समझ में आ रही है? तो आप ध्यान रखना, मेकर मतलब वो बंदा जिसने प्रोमिसरी नोट को बनाया है। तो भैया पेई कौन? बेटा पेई मतलब द पर्सन whose name is mentioned in promissory note, in promissory note, and to whom the money is paid। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत अच्छा पॉइंट है, इसकी वजह से मैंने आपको इसको इतनी डिटेल में बताया। बात समझ में आ रही है बेटे? तो हमने प्रोमिसरी नोट का सेक्शन नंबर 4 जो कहता है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। डेफिनेशन में एक अंडरटेकिंग होती है, यानी कि प्रॉमिस जो कि अनकंडीशनल होगा, जो कि प्रॉमिस करता है मेकर। प्रॉमिस किसको करता है? पेई को। मेकर मेकी को बोलता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको उस डेट पर पैसे दे दूंगा। या तो वो सीधा का सीधा प्रॉमिस किसको करेगा? वो या तो सीधा प्रॉमिस सेलर को करेगा, तो प्रॉमिसरी नोट के अंदर नाम लिखा होगा सर्टेन पर्सन का, या मेकर पेई को ये बोलेगा कि मैं तेरे ऑर्डर पे भी किसी को पैसे दे दूंगा, तो वो और हिज ऑर्डर होगा। या वो प्रॉमिसरी नोट बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा, यानी कि ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? कोई भी पर्सन मेकर के पास पहुंच जाए उस ट्रांसफर, उस डॉक्यूमेंट को लेकर, तो मेकर उस आदमी को जो है पेमेंट कर देगा पेई समझकर। क्लियर है बेटे? यहां तक ये हमारी बात समझ में आई। अब मैं आपको कुछ फीचर्स बताने वाला हूं प्रोमिसरी नोट के। तो बेटा प्रोमिसरी नोट के कुछ फीचर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। टॉपिक कहता है फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। बेटे प्रोमिसरी नोट के कुछ फीचर्स ना हम लोग उसकी डेफिनेशन से उठाएंगे। याद करो, मैंने आपको डेफिनेशन के शुरुआत में बताई थी कि बेटा ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जहां से इसके फीचर्स को हम लोग उठाने वाले हैं। सबसे पहली बात, प्रोमिसरी नोट में ये लिखा हुआ था कि प्रोमिसरी नोट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। याद है बेटे? यानी कि प्रोमिसरी नोट के अंदर प्रोमिसरी नोट जो भी बनेगा वो राइटिंग में बनना बहुत जरूरी है। ये तो सबसे पहला फीचर है। ओरल की अगर बात करो ना, तो ओरल वाला कोई भी काम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एप्लीकेबल जो है वो नहीं होता है, तो राइटिंग में होना जरूरी है। मतलब सबसे पहला फीचर तो आप ये बोल सकते हो रिटन। क्लियर है बेटे? अब दूसरा यहां पर ये कहता है एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। ये बड़ा अच्छा है बेटे, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। मतलब कि यहां पर पार्टी अपने आप को, यानी कि जो बंदा प्रॉमिसरी नोट बना रहा है मेकर, वो पेई को ये बात बोलेगा कि मेरी बात सुन, मैं तुझे पैसे दूंगा। आई प्रॉमिस टू पे यू ₹10,000 आफ्टर 2 months फ्रॉम टुडे। एक्सप्रेसली वो ये बात बोलेगा, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। समझ में आ रही है मेरी बात को? तो मैंने ये वाला जो पॉइंट लिखवाया है, इस वाले पॉइंट में मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल है, एग्जांपल को ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से सुनना बेटे।
ये है मिस्टर ए चलो जी, मिस्टर ए मेक्स ए रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये प्रोमिसरी नोट है या नहीं है। तो मिस्टर ए कहता है मिस्टर बी से कि मिस्टर बी, आई ओ को बेटा इंडेप्टेड भी बोलते हैं, आई ओ टू यू ₹50,000। क्या ये प्रोमिसरी नोट है बेटे? क्या ये प्रोमिसरी नोट है? यहां पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पता है क्या बोला कि हाँ जी मुझे आपको पैसे देने हैं। होता नहीं जनरल लाइफ में, जैसे कि हमारे नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता है, आप लोगों ने कभी सुना भी होगा, देखा भी होगा कि हम अगर किसी को कर्ज दे देते हैं तो पहली बात तो वो बंदा गायब हो जाता है। अब मान लो कि जिसको पैसा दिया वो गायब है और आज उस आदमी को ना जिसने पैसा दिया था उसकी काफी जरूरत पड़ गई, कोई ऐसा काम निकल गया कि भैया वही बंदा इस काम को कर सकता है, तो वो घूम फिर के आ जाता है घर पे किसी ना किसी बहाने से। तो वो बैठता है और बैठते ही पता है एक दो बात निकलेगी, फिर पता है क्या बोलेगा, हाँ सर मुझे याद है मुझे आपको पैसे देने हैं। पैसे अभी भी नहीं दे रहा वो, अभी तो वो अपना काम करवाने आया है, पैसे अभी भी नहीं दे रहा। हाँ मुझे याद है, हाँ जी मुझे टेंशन मत लो, मुझे याद है कि मुझे पैसे देने हैं, वो कोई बात नहीं। इज इट प्रोमिसरी नोट? नहीं। मतलब आप किसी पर्सन को ये बोले हाँ मुझे पैसे देने हैं यार, ठीक है, दिस इज प्रॉमिस नॉट, दिस इज नॉट प्रॉमिस। तो ये बेटा प्रोमिसरी नोट नहीं है। प्रोमिसरी नोट बेटा होता है अनकंडीशनल। बात कुछ समझ में आ रही है? तो आप यहां पर बोल सकते हो दिस इज नॉट प्रोमिसरी नोट बिकॉज देयर इज नो एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे मनी। बात को समझ में आ रही है? नो एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। और यहां पर फीचर नंबर 2 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना बहुत जरूरी है। यहां पर मात्र और मात्र जस्ट यहां पर मिस्टर ए पता है क्या कर रहा है? एक्नॉलेजमेंट कर रहा है। मिस्टर ए यहां पर एक्नॉलेजमेंट कर रहा है। ए ने बी से कभी किसी समय पे पैसे लिए हैं और ए को अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने जाना था, वो सारा पैसा खर्च कर दिया उसने। अब वो बी के पास आया और वो ये कहता है कि नहीं भैया मुझे जो है पैसा जो है आपको देना है। हाँ जी मुझे आपको पैसा जो है वो देना है। बात कुछ समझ में आ रही है? तो ए जो है बी को ये कह रहा है कि मुझे आपको पैसा देना है। दिस इज नॉट प्रोमिसरी नोट। अब तू अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा के आ गया, तेरी प्रॉब्लम है ना। वैसे फरवरी का महीना चल रहा है, अभी आने वाला फरवरी का महीना कुछ दिनों में आ ही जाएगा। और फरवरी के महीने में जो है वो खर्चे जो है बहुत बढ़ जाते हैं। फरवरी के महीने में खर्चे जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो कहते नहीं है कि इस मोहब्बत की फरवरी में ताम जाम बहुत है, तुम अपने इश्क का रंग लेकर मार्च में आना। अभी आने वाले एक हफ्ता पूरा आने वाला है, 7 फरवरी 8 फरवरी, हक डे, किस डे, ये डे वो डे, सारे डे इसी में बनते हैं। तो बड़ा खर्चा होता है इस समय पे। ए ने भी कर दिए खर्च, बी को एक्नॉलेज कर रहा है यार मुझे देने हैं पैसे, यार ठीक है दे देंगे पैसे। दिस इज नॉट प्रोमिसरी नोट। बात को समझ में आ रही है? तो यहां पर आप इस तरीके से बोल सकते हो, सिंपली फॉर प्रोमिसरी नोट देयर मस्ट बी क्लियर promise from the maker for payment। ठीक है भाई, तो ऐसा बोल देते हैं, so only
एक्नॉलेजमेंट इज नॉट प्रोमिसरी नोट। क्लियर है बेटे? तो हम लोगों ने दो बात पढ़ी, फीचर्स ऑफ द प्रोमिसरी नोट की हम बात कर रहे हैं। प्रोमिसरी नोट सबसे पहली बात राइटिंग में होना जरूरी है, और दूसरी बात एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे आप करोगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। अब हम यहां पर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, और ये तीसरा पॉइंट भी बेटा डेफिनेशन से ही उठकर आया है। मैंने आपको ये बताया था डेफिनेशन में कि प्रोमिसरी नोट एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना बहुत जरूरी है। मतलब जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है पैसे देने के लिए, वो प्रॉमिस जो कर रहा है वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी बहुत जरूरी है, मतलब कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको कहा था, जैसे मैंने मान लो किसी को ये बोला कि मैं आपको 20,000 रुपए देने का प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं, अगर इस सी की जो है वो शादी प्रिया से हो जाए। ये मैंने प्रॉमिस किया, क्या सी की शादी डेफिनेटली प्रिया से होगी ही होगी? ये तो भैया अनसर्टेन है। दिस इज कंडीशनल प्रॉमिस एंड दिस इज नॉट वैलिड। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मान लो मैंने किसी मिस्टर बी को प्रॉमिस किया कि आई प्रॉमिस टू पे यू ₹10,000 आफ्टर डेथ ऑफ मिस्टर सी। क्या ये प्रॉमिस कंडीशनल है या अनकंडीशनल? तो बेटा आंसर है दिस इज अनकंडीशनल प्रॉमिस, बिकॉज मिस्टर सी कभी ना कभी तो मरेगा। मरना एक ऐसी चीज है जो होना ही होना है, मरना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। पूरा जीवन बीत जाता है आदमी की, पूरा जीवन बीत जाता है आदमी का जीने की तैयारी में। हम लोगों का जीवन कैसे बीत रहा है? जीने की तैयारी में बीत रहा है। हम भी सुबह रोज रोज में आप गधों की तरह लग जाते हैं, आप पढ़ते रहते हो, हम पढ़ाने में लगे रहते हैं। भाग दौड़ वाली पूरी की पूरी जिंदगी है, और ये पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा जीने की तैयारी में। तो ऐसे ही मिस्टर सी का जीवन भी ऐसे ही बीतेगा, एक दिन तो मरेगा। ठीक है भाई, उस दिन पेमेंट मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला जो डेथ वाला है दिस इज अनकंडीशनल, और लेकिन शादी वाला वो तो भैया कंडीशनल है। शादी हो ना हो, प्रिया से ही ना हो, तो क्या मेरे पैसे नहीं मिलेंगे? दिस इज नॉट डन। बात समझ में आ रही है? तो तीसरा फीचर कहता है बेटे अनकंडीशनल। अनकंडीशनल, ठीक है? तो इसमें आप बोल सकते हो द प्रॉमिस मेड अंडर, प्रॉमिस मेड अंडर promissory note shall be unconditional। ठीक है बेटे, याद रखना। however if promise is based upon some condition, अगर प्रॉमिस कुछ ऐसी कंडीशन पे है विच इज बाउंड टू हैपन, जैसे सी की डेथ, विच इज बाउंड टू हैपन, देन इट इज ट्रीटेड एज अनकंडीशनल। देन इट इज ट्रीटेड एज अनकंडीशनल। बात कुछ समझ में आई क्या? मुझे उम्मीद है आपको ये बात थोड़ी बहुत तो समझ में आ रही होगी। तो हमने यहाँ पर अनकंडीशनल की बात करी है। मैं आपको यहाँ पर एक कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, और आप तब तक इसको थोड़ा सा नोट करो। क्या लिखवाया? प्रॉमिस मेड अंडर प्रोमिसरी नोट शैल बी अनकंडीशनल, हाउएवर इफ प्रॉमिस इज बेस्ड अपॉन सम कंडीशन व्हिच इज बाउंड टू हैपन, दैट इज ट्रीटेड एज अनकंडीशनल। ठीक है बेटे? अब इसका हम एग्जांपल की कुछ बात करेंगे। तो यहां पर मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। ध्यान से सुनेंगे बेटे। एग्जाम्पल है बेटे नंबर 1, 3 month आफ्टर द मैरिज ऑफ मिस्टर राहुल
आई प्रॉमिस टू पे यू ₹5,000। तो बेटा क्या ये प्रोमिसरी नोट है? मैंने आपको क्या बोला, क्या उसकी शादी होगी ही होगी? नहीं बेटा, दिस इज नॉट प्रोमिसरी नोट। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हम इस तरीके से एग्जांपल लिखे, 3 months आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर राहुल I promise to pay you ₹5,000। तो बेटा क्या ये प्रोमिसरी नोट है? पक्का, डेथ तो राहुल की होगी ही होगी। दिस इज क्या बेटा? वैलिड प्रोमिसरी नोट। बात समझ में आ रही है क्या? दिस इज बेटा वैलिड प्रोमिसरी नोट। अब मैं आपको अगला पॉइंट बताना चाहूंगा। अगला पॉइंट कहता है बेटा मनी ओनली। फीचर नंबर नेक्स्ट कहता है मनी ओनली। यानी कि प्रोमिसरी नोट की अगर आप बात करोगे तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पेमेंट ऑफ मनी की बात होगी। अगर आप अदर देन मनी की बात करते हो तो वहां पर प्रोमिसरी नोट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। मैंने आप लोगों को अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाया है तो वहां पर एक बात बताई थी, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में जो प्राइस मिलता है सेलर को, वो प्राइस जो है वो पार्टली मनी और पार्टली बार्टर सिस्टम भी हो सकता है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट की बात कह रहा हूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कह रहा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पार्टली मनी और पार्टली बार्टर सिस्टम पे सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का प्राइस जो है सेलर को मिलेगा तो वैलिड है कानूनी रूप से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर मैंने ये जो लाइन लिखवाई है मनी, खाली मनी लिखवाता तो शायद ये वाला टॉपिक आप सेल्स ऑफ गुड एक्ट का सोच सकते थे। लेकिन मैंने लिखवाया आपको मनी ओनली। मनी का मतलब कि सिर्फ पैसों की बात उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होगी। अगर पार्टली मनी और पार्टली बार्टर भी आप कर रहे हो ना, वो भी गलत हो जाएगा, वो भी प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बात सिर्फ पैसों की करेगा, पैसों के अलावा आप किसी और प्रकार की बात यहां पर बिल्कुल नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है क्या? तो आप यहां पर सिर्फ मनी की बात करोगे। जैसे कि मान लो मैंने वादा किया किसी दूसरी पार्टी को कि मैं तुझे 2 महीने बाद 10,000 रुपए और अपनी मोटरसाइकिल दे दूंगा, क्योंकि मुझे टोटल तुझे 50 देने हैं तो 10 कैश दे दूंगा, 40 की मेरी मोटरसाइकिल है। दिस इज नॉट ए वैलिड प्रोमिसरी नोट। बात समझ में आ रही है? तो मनी होना बहुत जरूरी है और मनी ओनली ही होना जरूरी है। तो इसके अंदर आप नोट करेंगे द प्रॉमिस मेड अंडर promissory note must be only for payment of money, only for payment of money. So if the promise is made for delivery of something other than money or in addition to money, then that instrument will not have any effect। आ रही है बात समझ में? मनी ओनली होना जरूरी है। क्लियर है बेटे? पैसे का होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। नोट कर लिए बेटे आप लोगों ने? नोट करो अच्छे से।
नोट कीजिए बेटे। चलो जी, अब इसके एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है बेटा। एग्जाम्पल, चलो जी, एग्जाम्पल है ए promise to be as number 1 3 months after the date I promise to pay you rupees 50,000 and a gold chain। बात समझ में आ रही है बेटे? तो बेटा ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, दिस इज नॉट प्रॉमिसरी नोट। क्योंकि ओनली मनी होता तो बात ठीक है, समझ में आती, लेकिन यहां पर ये साथ में क्या दे रहा है, गोल्ड की चेन। दिस इज नॉट ए वैलिड प्रॉमिसरी नोट। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, ये तो बड़ा उससे भी अनोखा एग्जांपल देने वाला हूं। 3 months after the date I promise to deliver 1000 kg of apples to you। क्या ये प्रॉमिसरी नोट है बेटे? अरे ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं है। तो हमने बात करी इस मनी ओनली की, दिस इज ऑल्सो नॉट प्रॉमिसरी नोट। क्या आपको बात समझ में आई? मनी ओनली का कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अभी भी बेटा फीचर्स ही चल रहे हैं, अभी फीचर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब 2-3 फीचर्स हैं, बहुत छोटे छोटे से फीचर्स हैं, इनको तुरंत कर लेते हैं। अब आपको फीचर नंबर आई थिंक 5 होगा, ये होता है साइंड बाय मेकर। प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है बेटे? मेकर बनाता है। और मेकर याद करना मैंने आपको बताया था, प्रॉमिसरी नोट जो बनाता है मेकर यानी कि डेटर होता है वो, यानी कि उसकी लायबिलिटी प्राइमरी और अनकंडीशनल होती है। डेटर होता है मतलब वो पैसे देगा, किसको? पेई को। बात समझ में आ रही है? और इस ऑर्डर को, क्लियर है? तो यहां पर कहते हैं इट मींस प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, जिसको हम बोलते हैं बेटे प्रोमिसर। इसको आप कस्टमर भी बोल सकते हो, इसको आप डेटर भी बोल सकते हो। बात समझ में आ रही है बेटा? सर्टेन पे होना जरूरी है, मतलब क्लियर नेम ऑफ पे इन प्रॉमिसरी नोट होना बहुत जरूरी है। और लास्ट बात बेटे, इस पे प्रॉपरली स्टाम्प होगा। इट मींस प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी प्रॉपरली स्टाम्प एज पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ। क्यों लिखा है यहां पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ? स्टेट गवर्नमेंट लॉ क्यों लिखा? तो बेटा ये जो स्टाम्प ड्यूटी होती है ना, इस पर जो अधिकार होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। बात को समझ में आ रही है? क्लियर है बेटे? तो यहां पर हमारा खत्म होता है क्या? यहां पर हमारा खत्म होता है प्रॉमिसरी नोट। तो मैंने कहा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो 3 डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें कि 2 हमारे बचे हुए हैं और एक हमारा प्रॉमिसरी नोट वाला कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको
अगला वाला स्टार्ट करवाता हूं। अगले वाले का नाम क्या है बेटे? अगले वाले का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। ये बड़ा मजेदार टॉपिक है। जैसे आपको प्रोमिसरी नोट समझ में आया, वैसे ही मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। याद रखना बेटे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जो हम करने वाले हैं, तो इसका सेक्शन है बेटा 5। टॉपिक है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन बेटा 5। 4 किसका था? प्रोमिसरी नोट का। बात समझ में आ रही है? तो जिस तरीके से हमने प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली उसके कुछ फीचर्स हमने पढ़े हैं, यहां पर हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए भी सबसे पहले उस बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक काम करता हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन को नोट करवाता हूं और उस डेफिनेशन के अंदर से हम शब्दों को उठाएंगे और पूरे के पूरे शब्दों को उसकी एनालिसिस के साथ समझेंगे, जिससे कि आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे बेटे। डेफिनेशन, तो बेटा ये कहता है इट मींस ए written unconditional order. It means a written unconditional order signed by the maker, जिसको हम बोलते हैं बेटा ड्रॉवर। ठीक है, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, जिसको बेटा हम बोलेंगे ड्रॉई। डायरेक्शन दे रहा है, ड्रॉवर किसी दूसरे बंदे को डायरेक्शन दे रहा है कि तू पेई को पैसे दे दे, टू पेई को पैसे दे दे। अभी समझाता हूं, पहले इसको नोट कर लेते हैं। टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू अनदर पर्सन, जो कि पेई होगा। अब हो सकता है कि अनदर पर्सन यानी कि पेई ने बोला कि मेरे ऑर्डर पे किसी को दे देना, और ऑर्डर ऑफ अनदर पर्सन और बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बात कुछ समझ में आ रही है? तो बेटा यहां पर क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन ये कहती है कि जैसे प्रोमिसरी नोट एक रिटर्न होता है, ये भी एक रिटर्न होता है। तो एक बात तो प्रोमिसरी नोट और यहां की बिल्कुल सिमिलर है कि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों रिटर्न होते हैं बेटा, दोनों ही अनकंडीशनल होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोमिसरी नोट के अंदर नंबर ऑफ पार्टी होती है 2, और प्रोमिसरी नोट को बनाता है मेकर और साइन करता है पेई प्रोमिसरी नोट के ऊपर, यानी कि कस्टमर। वो प्रोमिसरी नोट के अंदर मैंने बताया। यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब बेटा ये है कि सिंपली समझना कि मैंने क्या करा, मुझे मान लो मुझे किसी सामने वाले पर्सन मिस्टर बी को कुछ पेमेंट करनी है 20,000 रुपए की। बी मेरे पास आया बिल्कुल मस्त मौला अंदाज में, और बी आता है और मुझे कहता है कि ला भैया मेरा 20,000 रुपए दे दे। तो मैंने कहा यार 20,000 रुपए अभी मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मुझे ये 20,000 रुपए ना मिस्टर सी से लेने हैं। तो एक काम कर, तू तुझे कब चाहिए पैसे? 1 महीने बाद ले ले। कह ठीक है 1 महीने बाद दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल बनाया किसने? जिसने पैसे देने हैं।
उसको बोलते हैं बेटा ड्रॉवर, मेकर ऑफ द बिल। तो मैंने एक बिल पे लिखा, मैंने लिख दिया और मैंने उस बिल पर इंस्ट्रक्शन लिखी मिस्टर सी के लिए। मैंने मिस्टर सी को बोला, मिस्टर सी मेरे को आपसे 20,000 लेने हैं ना? कह रहा हाँ। तो 1 महीने बाद ये बंदा आपके पास आएगा, पेई, तो इसको आप पैसे दे देना। कह रहा ठीक है मैं दे दूंगा। यानी कि ड्रॉवर ने इंस्ट्रक्ट किया, डायरेक्शन दी, किसको? ड्रॉई को, कि भैया आप इस पेई को पैसे दे देना। पेई ने कहा सुनो भाई मैं नहीं आ पाया ना, मैं अपनी बीवी को भेज दूंगा। ठीक है भाई बीवी को भेज दो, बीवी आए तो और अच्छी बात है, दे देंगे उसको पैसे। यानी कि ये हो गया और हिज ऑर्डर, या तो सर्टेन पर्सन पेई है यानी कि मिस्टर बी, या मिस्टर बी किसी को भेज देगा, या ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने उस बिल पर नाम लग दिया ना बियरर, तो मैं ड्रॉई को ये बोलूंगा कि जो मर्जी तो बंदा तेरे पास आ जाए, तू ड्यू डेट पर उसको पैसे दे दियो। क्योंकि बियरर इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफर होगा विदाउट द नेम ऑफ ट्रांसफरी इन द डॉक्यूमेंट। बात समझ में आ रही है? और जिसके पास वो डॉक्यूमेंट मिला ड्यू डेट पर, उसको पेमेंट मिल जाएगी। जो गया ड्रॉई के पास, ड्रॉई उसको पैसे दे देगा। आ रही है बात समझ? ड्रॉई 1 मिनट के लिए नहीं पूछेगा कि क्या आप चोरी करके तो नहीं लाए, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक बहुत बढ़िया यूनिक फीचर का यूज करता है जिसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। बात को समझ में आ रही है? याद रखना बेटे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक बहुत अच्छा पॉइंट यह है कि इस सिचुएशन में मैंने आपको 3 पार्टी बताई। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी भी होती है, और बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 पार्टी भी होती है। यानी कि ड्रॉवर खुद एक बिल जो है वो जनरेट कर कर पेई को बोलेगा कि भैया पैसे तुझे मैं ही दूंगा। इस सिचुएशन में जब 2 पार्टी होगी तो ड्रॉवर और ड्रॉई जो है वो क्या होंगे बेटे? सेम पर्सन होंगे। क्लियर है? क्लियर है बेटे? बात समझ में आ रही है? तो हम लोग इसकी बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको डेफिनेशन बात बताई, तो हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। इट मीन्स ए रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, जो कि ड्रॉई है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू अनदर पर्सन। ये अनदर सर्टेन पर्सन होगा, ये और ऑर्डर है और ये बियरर है। क्लियर है बेटे? अभी आगे जो है हम बात करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट की। मैं आपको समझाऊंगा फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ध्यान से सुनना बेटे, फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी जो मैंने बात बताई ना 2 पार्टी वाला, वो 2 पार्टी का एग्जांपल ही मैं यहां पर देने वाला हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। सुनेंगे ध्यान से। मान लो कोई एक बंदा है टी ए ट्रेडर। टी ए ट्रेडर हैज sold goods worth rupees 5,000 to C a customer। ठीक है बेटे? ऑन क्रेडिट ऑफ 3 months। कितने महीने का क्रेडिट मिला? 3 महीने का। नाउ T can write bills of exchange। तो बेटा यहां पर T जो है वो कौन है? वो क्रेडिटर है। प्रोमिसरी नोट के अंदर प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? डेटर बनाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा? क्रेडिटर बनाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं आपको ये फॉर्मेट बताता हूं कि किस तरीके से हम लोग बनाएंगे इस बिल ऑफ एक्सचेंज।
ठीक है बेटे, तो इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो फॉर्मेट है, सबसे पहले यहां पर बेटा लिखेंगे ₹5000, 5000 रुपए है, ठीक है। यहां पर बेटा डेट लिख देंगे, मान लो डेट है कोई भी डेट बता दो, 20 फरवरी 2022। यहां बेटा स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, ठीक है बेटे। तो ऐसे बनाएंगे 3 months after the date to pay me, date to pay me, ये ट्रेडर कह रहा है, और माय ऑर्डर, या तो तुम मुझे पैसे दे दियो या मेरे ऑर्डर पे जिसका मैं नाम लू उसको दे दियो, अ सम ऑफ ₹5000 ओनली। बात समझ में आ रही है? फॉर वैल्यू रिसीव्ड, साइंड बाय P, एक्सेप्टेड बाय C। बात कुछ समझ में आई भाई? आई भाई। लेकिन इस वाली सिचुएशन में मैंने पार्टी कितनी रखी थी? 2 पार्टी, और इससे पहले वो उधार वाली सिचुएशन जो थी वहां पर 3 पार्टी थी, जो मैंने एग्जांपल आपको ओरली दिया। वो उधार वाला एग्जांपल था, ये ट्रेडिंग वाला एग्जांपल नहीं था। क्लियर है? तो यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है जनरली, ये मैंने 2 का दिया। अब मैं आपको 3 पार्टी का समझाता हूं, 3 पार्टी में क्या होता है, और 2 पार्टी, ये जो 2 पार्टी है इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों की बात आपको समझाऊंगा। पहले पार्टियों की बात करते हैं हम लोग, फिर मैं दोबारा से इसके ऊपर आने वाला हूं। ये मैंने आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बना के दिखाया है, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट इस तरीके से होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैं आपको बताता हूं 3 पार्टीज इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, 3 पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी के बारे में। बेटा जो पहली पार्टी है बिल ऑफ एक्सचेंज की, ठीक है, पहली पार्टी को बेटे बोलेंगे ड्रॉवर, दूसरी पार्टी को बोलेंगे ड्रॉई, और तीसरी पार्टी को हम बोलेंगे पेई। ध्यान से सुनना, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई, ये क्या होता है बेटा? ड्रॉवर का मतलब वो बंदा, मींस मेकर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऊपर वाली सिचुएशन में बिल ऑफ एक्सचेंज मी पे टू मी टी, इस टी ने खुद ही बनाया था, तो ये बंदा क्या है? टी जो है वो क्या है? ड्रॉवर है। बात समझ में आ रही है? अब ड्रॉई का मतलब ये होता है बेटे, द पर्सन whom the bill is drawn when the drawee accept the bill, he becomes acceptor. His liability is primary and unconditional. And unconditional, यहां पर लिखा है प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। अभी मैं इस ड्रॉइंग को समझाने वाला हूं, पहले मैं आपको पेई के बारे में बताता हूं। पहले पेई के बारे में समझ लो, मतलब लिख लेते हैं, फिर हम इन दोनों की बात एक साथ करेंगे, तभी आप समझ पाओगे अच्छे से।
पेई का मतलब होता है बेटा, इट मीन्स द पर्सन नेम्ड इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू whom पेमेंट विल बी मेड। ठीक है बेटे, तो हमने यहां पर 3 सिचुएशन करी, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। पेई मतलब इट मीन्स द पर्सन नेम्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज टू whom पेमेंट विल बी मेड। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो अब मैं इन तीनों सिचुएशन को आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा और आप लोग मेरे बताने से पहले अपने मन में या अपने आप से पूछना कि इसका आंसर जो है कौन ड्रॉवर, कौन ड्रॉई और कौन पेई। क्लियर है? तो आपने हो सकता है, उम्मीद है ये नोट कर लिया और मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं। एग्जांपल को ध्यान से सुनना है, यहां देता हूं एग्जांपल। एग्जांपल बेटा यहां हम लोग करेंगे, एक पर्सन है, मान लो मिस्टर डी, एक है मिस्टर टी और एक है मिस्टर सी। ठीक है बेटे, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सी ने क्या करा बेटे, डी से लिया गुड्स, यहां पर मिस्टर डी है, सी है, ध्यान से सुनेंगे। मिस्टर डी ने इस मिस्टर सी को देने थे 20,000 रुपए देने हैं। क्लियर है बेटे? मिस्टर डी के पास मिस्टर सी जो है वो आता है और वो कहता है कि भैया पैसा। मिस्टर डी ने ये बात बोली, भाई पैसा तो अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपके लिए एक बिल लिख देता हूं, आपको पेमेंट 1 महीने बाद मिल जाएगी। क्योंकि मुझे जो पैसा है ना वो लेना है मिस्टर टी से 20,000 रुपए। तो मैं मिस्टर टी को बोल दूंगा कि आप, वो मिस्टर टी आपको पैसा दे देगा। मिस्टर सी कह रहा ठीक है भाई, बना बिल। तो मिस्टर डी ने क्या करा, बिल ड्रॉ किया। मिस्टर डी ने जो है वो इंस्ट्रक्ट किया किसको, मिस्टर टी को, कि 1 महीने बाद तू पे करियो मिस्टर सी को पैसे। टी ने बोला ठीक है। 1 महीने बाद सी गया टी के पास, टी ने उसको पेमेंट करी, बात हो गई खत्म। प्रश्न मेरा यह है कि यहां पर डी कौन, टी कौन और सी कौन? तीन ही पार्टी है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। तो बेटा पेमेंट किसको मिल रही है, मिस्टर सी को। जिसको पेमेंट मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेई। ऊपर देखते हैं जरा, मैंने पेई में क्या लिखवाया, इट मींस द पर्सन नेम्ड इन बिल ऑफ एक्सचेंज टू whom पेमेंट विल बी मेड। पेमेंट मिल गई इसको, मिस्टर सी को। ये बेटा बिल किसने बनाया, मिस्टर डी ने बिल ड्रॉ किया, और जो बंदा बिल ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं बेटा ड्रॉवर। जिसने बिल बनाया वो ड्रॉवर है। क्या लिखा है ऊपर, इट मींस मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इट मींस मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है बेटे, ये ड्रॉवर हो गया। इसने इंस्ट्रक्शन दी किस आदमी को, मिस्टर टी को। तो ड्रॉइंग में मैंने क्या लिखा है, द पर्सन टू whom द बिल इज ड्रॉन
When the drawee accept the bill, he become acceptor and his liability start. His liability is primary and unconditional. तो मिस्टर डी ने टी को इंस्ट्रक्ट किया यहां पर, और मिस्टर टी ने बोला ठीक है मैं दे दूंगा, मतलब यहां पर इसने इस चीज को एक्सेप्ट किया, तो ये बंदा हो गया ड्रॉई। बात को समझ में आ रही है? तो इन तीनों सिचुएशन में तीन पार्टी वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब एक पार्टी वाले पे आते हैं, सॉरी दो पार्टी वाले पे आते हैं, जिसमें दो पार्टी होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी भी हो सकती है। अब दो पार्टी वाला क्या है? दो पार्टी वाला मैंने यहां पर करवाया, यानी कि ड्रॉवर यानी कि मिस्टर टी ने सी को, मिस्टर सी को ये इंस्ट्रक्शन दी कि तू मुझे पैसे दियो, ये इंस्ट्रक्शन दी कि तू मुझे पैसे दियो। सी ने कहा ठीक है, यानी कि यहां पर जो मिस्टर सी है, ये वाला जो सी है, इसको इंस्ट्रक्शन मिली और इसने इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। तो बेटा ये ड्रॉई जैसा नहीं लग रहा? क्या ये ड्रॉई जैसा नहीं लग रहा? और बिल बनाया ड्रॉवर ने, और पेमेंट भी इस सिचुएशन में किसको मिल रही है? ड्रॉवर को ही। तो ये बन गया पेईबी। मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर पार्टी दो है तो जो ड्रॉवर है वही पेई होगा। बात समझ में आ रही है? इंस्ट्रक्शन मिली सी को, सी ने बोला ओके जी हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो यहां पर मैं आपको एक नोट लिखवाता हूं। नोट कहता है बेटा, इन केस when drawer and payee, in case when drawer and payee is same person, then there will be only two parties, that is ड्रॉवर एंड ड्रॉई। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ड्रॉवर खुद पेई भी है। ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया है। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में थोड़ी बहुत तो आई होगी। आई बेटे बात समझ में? तो हमारा यहां पर बेटा प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो कंप्लीट हुआ है। प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी कुछ बातें हैं इसकी जो कि मैं आगे आने वाली क्लासेस में जरूर बताऊंगा। कुछ बातें हैं इसकी, वो हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। जैसे कि डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वैसे तो आप लोग खुद इसके बीच में डिफरेंस कर सकते हो, लेकिन मैं खुद अपने आप आपको डिफरेंस करवाने वाला हूं। क्लियर है बेटे? अब हम बात करेंगे तीसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम कहते हैं चेक। चेक की अब बात कर लेते हैं। तीसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इससे स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहली बात तो इसका सेक्शन है 6, सेक्शन 4 प्रोमिसरी नोट, सेक्शन 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और सेक्शन नंबर 6 जो है वो चेक का होता है। बेटा चेक जो होता है, चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है। चेक भी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही होता है। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं, उस सिचुएशन से आप लोग चेक को समझ जाओगे कि चेक का कंसेप्ट एक्चुअली में क्या है। बेटा जो चेक का कंसेप्ट है, अब मान लो कि मुझे किसी पर्सन को पेमेंट करनी है। मैं दीपक पाठक, मुझे किसी पर्सन को पेमेंट करनी है और उस पर्सन को मैंने कंडीशनल पेमेंट करी। कंडीशनल पेमेंट मतलब चेक दे दिया मैंने उसको। तो मैंने जब उसको चेक दिया तो मेरा जो बैंक अकाउंट है, मेरा बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। क्लियर है? और मेरा जो बैलेंस मेंटेन है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में मेरा पैसा रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए का चेक इशू करा, और मैंने वो चेक इशू करा और चेक दे दिया सामने वाली पार्टी को। यानी कि पेमेंट मिलेगी किसको?
सामने वाली पार्टी को मिस्टर बी मान लो, मैं एक चेक इश्यू कर रहा हूं मिस्टर बी को, मैंने उसको चेक इश्यू करा, पेमेंट मिलेगी मिस्टर बी को। लेकिन बेटा यहां पर एक पर्सन है, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं अपने बैंक को कि आप ये पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, या उसको सेल्फ चेक दूंगा तो कैश पेमेंट दे देना काउंटर पे। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भी इस चेक के केस में भी तीन पार्टी है, ड्रॉवर, जो चेक इश्यू कर रहा है उसको ड्रॉवर बोलेंगे, और इंस्ट्रक्शन किसको मिल रही है पेमेंट को करने की, वो इंस्ट्रक्शन मिल रही है बैंक को। तो बैंक जो हो गया वो ड्रॉई हो गया, और एक पर्सन है जिसको पेमेंट रिसीव होगी अकाउंट में, वो पेई हो गया। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही चेक भी लग रहा है, यहां भी ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई जो है ना, अदर देन बैंकर कोई भी पर्सन हो सकता है। जैसे ऊपर के एग्जांपल में मैंने आपको बताया, ऊपर के एग्जांपल में मिस्टर टी, यहां पर मिस्टर टी जो है वो कौन था, अदर पर्सन। क्या मिस्टर टी बैंकर था? नहीं ना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई जो है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन चेक के केस में ड्रॉई हमेशा एक स्पेसिफाइड बैंकर होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इस सिचुएशन में चेक में हमेशा तीन पार्टी होंगी, हमेशा तीन पार्टी होगी, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी तीन पार्टी होती है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी भी हो सकती है। मैंने आपको कहा था जब पार्टी दो हो तो समझ लेना ड्रॉवर और पेई जो है वो कौन है, वो सेम पर्सन है। बात कुछ समझ में आई क्या? क्लियर है बेटे? तो ये मैंने आपको चेक की शुरुआत बताई है। एक बात और, चेक हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होता है। अब आपको ये नया शब्द समझ में आया बेटा। पेएबल ऑन डिमांड का मतलब होता है कि जो चेक होगा, सिंपल, मैंने चेक इश्यू करा पेई को, पेई सीधा बैंक में जाएगा, और बैंक मुझे बार बार फोन करके या मेरे घर पर आकर ये नहीं पूछेगा कि जी आपके यहां से चेक आया, आपका साइन है, क्या पेमेंट कर दूं। ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे साइन ऑलरेडी बैंक के पास है। जब मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया था तो 50 जगह में मुझसे साइन करवाए थे, और मैंने चेक इश्यू करा, उसमें मेरा साइन है। इसका मतलब ये इंप्लाइड है कि ये चेक मैंने ही इश्यू किया है। बात समझ में आ रही है? यानी कि वो जब पेई बैंक के पास जाएगा तो पेई जैसे ही चेक देगा वैसे ही उसको पेमेंट मिल जाएगी। क्लियर है बेटे? तो चेक हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होता है। तो बेटा चेक की हम आज सिर्फ डेफिनेशन की बात करेंगे, बाकी सारी बातें अगली क्लास में। तो यहां हम बात कर रहे हैं टॉपिक जिसको हम कहते हैं चेक। सेक्शन नंबर 6। सेक्शन 6 की यहां पर बात है। तो सबसे पहली बात हम चेक की डेफिनेशन से शुरू करेंगे। डेफिनेशन, तो बेटा ध्यान से सुनना। इट इज ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये भी चेक भी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक है, आगे है ड्रॉन अपॉन ए स्पेसिफाइड बैंकर एंड ऑलवेज, ये वाली लाइन बहुत अच्छी है, पेएबल ऑन डिमांड। पेएबल ऑन डिमांड, क्या आपको मैंने पेएबल ऑन डिमांड का मतलब बता दिया? मतलब पेई जाएगा और उसको तुरंत बैंक बिना ड्रॉवर के इंस्ट्रक्शन के, बिना ड्रॉवर से पूछे, इंस्ट्रक्ट तो ड्रॉवर कर ही चुका है चेक इश्यू करके, बिना उससे पूछे पेमेंट मिल जाएगी। एंड ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड एंड it includes an electronic check और एक है ट्रंकेटेड चेक। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक, इन दोनों की बात मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको पेएबल ऑन डिमांड का मतलब बता दिया, मैंने आपको चेक का मतलब बता दिया। सेक्शन नंबर 6 ये बात कहता है
ये वाला इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक चैट और ट्रंकेटेड चैट, इसको हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो बेटे आज की क्लास हमारी जो है वो समाप्त होती है यहां पर। और मैंने आपको बेटा ये बताया था कि अगर आप मेरी क्लास को बुक करना चाहते हो तो आप मेरी क्लास को बुक कर सकते हो भास्कर एकेडमी। नंबर है बेटा, आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा नंबर, मैं यहाँ पर नोट भी कर रहा हूं। यहाँ पर आप मेरी क्लास को बुक करना चाहो तो कर सकते हो, या आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो commercedunia.co.in, आप इस पे विजिट करके भी मेरी क्लास को ले सकते हो, बाय कर सकते हो। ठीक है बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद।